अच्छा, उसके बाद देखोगे आर्टिकल 29 और 30, इसमें क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना जी। तो आप देखोगे कहा जा रहा है तो आप देखोगे कि आर्टिकल 29-30 में नागरिक विशेषकर अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी तो कहा जा रहा है नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी। तो आपको याद होगा हमने बताया था 29 बोले तो संस्कृति और 30 बोले तो शिक्षा संबंधी, लेकिन ये शिक्षा धर्म वाला नहीं, धर्म वाला बोले तो आर्टिकल 28 होगा। ये जो अल्पसंख्यकों की बात की जा रही, जो SC ST है उनके शिक्षा की अगर बात करें तो 30 और संस्कृति है तो 29। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, यद्यपि अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया, एक भाषाई अल्पसंख्यक, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, है ना। ऐसा होता ना जी, कई भाषा कम बोला जाता है, कोई कई धर्म जैसे हिंदू ज़्यादा मुस्लिम कम है, मुस्लिम ज़्यादा हिंदू कम है। तो यहाँ पर देखो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की विशेषता निम्नवत हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्कूलों में भाषा और सब भी सिखाने का काम किया जाता है कि नहीं? तो क्या ये आर्टिकल 29-30 का पालन करेगी कि नहीं? 29 में कहा जा रहा है कि राजकीय सहायता से पूर्णतया या आंशिक रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को भाषा, धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। यह अधिकार असीमित है, यह अधिकार असीमित है, ठीक है। और इस अधिकार पर अन्य अधिकारों की तरह से संविधान द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया गया है ना जी। कोई बंधन लगाया गया है क्या? कोई नहीं। यही कारण है कि चुनाव के समय मतदाताओं को अपील करना वैध है कि उन प्रत्याशियों को ही मत दे उनकी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के पक्ष में हो। इसलिए देखोगे अभी कोई वैकेंसी भी होती है नहीं जी। अच्छा, अब आप देखो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनको संचालन का अधिकार। तो आर्टिकल 30 में यह प्रावधान है, आर्टिकल 30 में यह प्रावधान है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इंटरेस्ट बोले तो रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। और इसके साथ साथ यह भी प्रावधानित किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान में राज्य इस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा जो धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। अच्छा, अनुच्छेद 30 में धर्म तथा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। याद रखिए, धर्म तथा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का प्रयोग विशेष रूप में किया गया है। और यहाँ अल्पसंख्यकता प्रांत की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है। यथा मुसलमान और सिख पूरे देश में अल्पसंख्यक नहीं जी, परंतु मुसलमान जम्मू कश्मीर में
और सिख पंजाब में बहुसंख्यक है। इस प्रकार भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक वर्गों का निर्णय राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण के लिए भाषा की दृष्टि से तमिल भाषी लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते थे वे अल्पसंख्यक है ना। हम बार बार बात करें मुस्लिम सिख अल्पसंख्यक, लेकिन पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक है और उत्तर प्रदेश में तमिल भाषी अल्पसंख्यक है। यद्यपि धार्मिक तथा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा उनकी प्रबंध करने का अधिकार है, परंतु जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संसद द्वारा पारित विधि के अंतर्गत की गई है वे अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं। याद रखिए, फिर से बातों पर फोकस कीजिए। कहा जा रहा जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संसद द्वारा पारित विधि बोले तो कानून के अंतर्गत की गई है वे अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाएं नहीं है। यथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा माध्यम तथा विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी निर्णय उनके द्वारा स्वयं लिए जाए नहीं। तो आप देखोगे